Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of two-dimensional geometry. In last video, we have understood definition of a parabola. In this video, we are writing their definition. परवलय की परिभाषा क्या थी जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी। परवलय या पैराबोला, परवलय ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ होता है जो एक समतल पर इस प्रकार गमन करे कि समतल पर विद्यमान एक नियत बिंदु, जिसे हम परवलय की नाभि कहेंगे, से P की दूरी तथा समतल में ही विद्यमान एक नियत रेखा, जिसको कि हम उस परवलय की नेता कहेंगे, से P की लांबिक दूरी का अनुपात E बराबर 1 हो, यानी अचर रहे और 1 के बराबर रहे। ये हमने पैराबोला की डेफिनेशन पिछले वीडियो में पढ़ी थी। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव्स ऑन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट on that plane and its distance from a fixed line on that plane remains equal. The fixed point is said to be focus of that parabola and the fixed line is said to be directrix of that parabola. ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। परवलय की परिभाषा क्या होती है। ये एक फिक्स बिंदु S और ये एक फिक्स रेखा LN। अब एक बिंदु P इस प्रकार है कि P की जितनी दूरी नाभि से है PS और P की इस निश्चित रेखा से जो लांबिक दूरी PM है, उसका अनुपात 1 रहता है। ये कह लो अनुपात 1 रहता है, या ये कह लो कि PS और PM बराबर हैं। तो ये P के मूव करने से जो वक्र बनेगा वो पैराबोला कहलाता है। यानी P की वो सभी स्थितियाँ जहाँ से P की S से दूरी और P की नेता से दूरी समान रहती हो, P जहाँ जहाँ इन कंडीशन को पूरा करते हुए P जहाँ जहाँ जा सकता है, P की उन सारी स्थितियों को मिलाने से जो वक्र बनता है वो कहलाएगा P का बिंदु पथ, जो कि एक परवलय कहलाएगा। तो ये परवलय की डेफिनेशन थी। हमने इससे आगे भी इसको जनरलाइज भी किया था कि ये जो अनुपात है वो जब 1 रहता है तब तो ये P का बिंदु पथ परवलय कहलाता है, और ये अनुपात 1 के बजाय कोई और अचर संख्या रहे, जैसे ये अनुपात E हो और E 1 से कम हो तो P का बिंदु पथ एक एलिप्स या दीर्घवृत्त कहलाता है, और जब ये अनुपात E हो और E 1 से बड़ी कोई राशि हो तब P का बिंदु पथ अति परवलय या हाइपरबोला कहलाता है। और व्यापक रूप में हम ये कहते हैं कि जब P का PS और PM का अनुपात E हो और E एक अचर राशि हो, अचर धनात्मक राशि, तो P का बिंदु पथ इन जनरल एक कॉनिक या एक शांकव कहलाता है। और शांकव के ही विभिन्न प्रकारों में यह हैं वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो अब हम परवलय पर ही फोकस रखें। ये हमने अभी परवलय की परिभाषा लिखी थी, वो जो यहाँ हमने समझी थी वही यहाँ लिखी है। PS और PM बराबर होंगे या PS और PM का अनुपात 1 होगा तो बिंदु पथ एक परवलय कहलाएगा। अब परवलय में वो जो फिक्स्ड पॉइंट है S, जहाँ से हम P की दूरी लेंगे, इसे हम इस परवलय की नाभि कहेंगे, और जो फिक्स रेखा है जिससे P की लांबिक दूरी लेते हैं उसे हम फिर इस परवलय की नेता या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। नेता को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स और नाभि को हम कहेंगे फोकस। तो ये परवलय की डेफिनेशन होगी। अब हम इस बात पर आएँ कि परवलय की शेप और उसका मानक रूप क्या होगा। मानक रूप से मतलब यह है कि अक्षों का चयन हम उस सुविधाजनक तरीके से करें ताकि परवलय का जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, तब हम उसे मानक रूप कहते हैं। जैसे ये तो हमने समझ लिया कि कहीं भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लें और कहीं भी एक बिंदु ले लें, ये स्ट्रेट लाइन नेता हो जाएगी LM या LN, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये नाभि हो जाएगा। और उसके बाद वो बिंदु जिनकी S से दूरी और
नेता से लांबिक दूरी समान रहे उनका बिंदु पथ, तो वो परवलय की शेप ऐसे आएगी। अब अगर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हमें अक्षों का चयन करना पड़ेगा। अक्ष कहाँ माने, तो नाभि से इस नेता पर लंब डालें, ये लंब परवलय को जिस बिंदु पर काटता है, ये परवलय के लिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, यानी सममिति वाला बिंदु होगा। इस बिंदु के इस तरफ और इस बिंदु के इस तरफ परवलय सममित होगा, एक जैसा होगा। इस बिंदु को हम परवलय का शीर्ष कहेंगे। अगर हम परवलय के शीर्ष को मूल बिंदु और शीर्ष पर शीर्ष से गुजरने वाली और शीर्ष को नाभि से मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस प्रकार लंबवत ले लें, यानी ये वाई अक्ष लें और ये एक्स अक्ष लें, अक्ष का चयन इस प्रकार करें और इसे मूल बिंदु मानें, तो इस परवलय का मानक समीकरण इस रूप में आता है, y² = 4ax। ये परवलय का मानक समीकरण है। मानक का मतलब अक्षों का चयन हमने सुविधाजनक तरीके से किया है ताकि परवलय का समीकरण शॉर्टेस्ट फॉर्म में आए। वैसे हम कहीं भी अक्ष मान लेते, परवलय कहीं होता और अक्ष कहीं मान लेते तो समीकरण में और भी पद आ जाते, समीकरण इस मानक रूप में नहीं आता। तो हम परवलय के 4 मानक रूप पढ़ते आए हैं पहले से, उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला जो परवलय का मानक रूप है जो सबसे ज़्यादा काम आता है, y² = 4ax। ये जो पैराबोला है y² = 4ax, इसकी शेप इस प्रकार होगी। ये पैराबोला हो गया, ये इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सममिति वाला बिंदु जिसके दोनों तरफ पैराबोला एक जैसा होता है, इसे हम परवलय का शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। ये परवलय की वो नाभि है, वो फिक्स बिंदु है एस। ये नेता है, नाभि से नेता पर लंब डालें, मान लो वो लंब नेता को के पर मिलता है और एस के जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु ओ, वो वही आएगा जो परवलय का शीर्ष होता है। उस ओ को मूल बिंदु ओ एस दिशा में एक्स अक्ष और ओ से गुजरने वाली और एक्स अक्ष की लंबवत रेखा वाई अक्ष मान ली जाए। अक्षों का चयन इस पर्टिकुलर तरीके से करें परवलय के संदर्भ में या परवलय के सापेक्ष, तो इस परवलय या पैराबोला का समीकरण आता है y² = 4ax, जहाँ पर a कोई पॉजिटिव नंबर होगा और a ये दूरी होगी, नाभि से शीर्ष के बीच की ये दूरी a होती है। तो इस परवलय से संबंधित विभिन्न शब्दावली जो है वो ये है कि ये नाभि कहलाएगी, ये बिंदु, ये रेखा जिससे कि हमने लंबिक दूरी ली थी वो नेता कहलाएगी परवलय की, ये बिंदु शीर्ष कहलाएगा परवलय का वर्टेक्स। शीर्ष और नाभि को मिलाने वाली ये लाइन जो कि फ़िलहाल हमने एक्स अक्ष भी मानी हुई है, ये लाइन परवलय की अक्ष कहलाती है, स्वयं की अक्ष। इस रेखा अक्ष के सापेक्ष परवलय दोनों तरफ सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। इस अक्ष के जितना परवलय ऊपर होगा वैसा ही परवलय नीचे होगा। और ये तो हम जानते हैं कि परवलय यहाँ एंड नहीं है, ये इस तरह से इन्फिनिटी तक बढ़ता ही चला जाएगा। इधर का ये वाली ब्रांच भी इसकी अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा ये परवलय होता है। ये इसकी अक्ष कहलाएगी परवलय की स्वयं की। ये नेता, ये नाभि, ये शीर्ष। नाभि से गुजरने वाली कोई भी परवलय की जीवा नाभीय जीवा कहलाएगी, फोकल कोड, ये नाभीय जीवा। जैसे मैं एक परवलय का एक बिंदु यहाँ ले लूँ और एक बिंदु यहाँ ले लूँ और दोनों बिंदुओं को मिला दूँ तो ये परवलय की जीवा हो जाएगी ऐसे, और ये जीवा कहलाएगी नाभीय जीवा, नाभि से गुजरने वाली। या एक बिंदु इधर ले लें, एक बिंदु इधर ले लें और ऐसे मिला दें तो वो भी नाभीय जीवा हो जाएगी। तो नाभीय जीवा उस जीवा को कहेंगे परवलय की। पहले तो जीवा कैसे कहेंगे, परवलय पर विद्यमान किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें तो जो रेखाखंड बनेगा वो जीवा कहलाएगा। जीवा अगर नाभि से गुजरती है तो वो नाभीय जीवा कहलाएगी। अगर नाभीय जीवा तो अनंत होंगी। जैसे परवलय की इस शेप में देखें, ये नाभि है तो ये एक नाभीय जीवा है जो नाभि से गुजरती है, ये नाभीय जीवा है, ये नाभीय जीवा है, सब नाभीय जीवा हैं। तो नाभि से गुजरने वाली सभी नाभीय जीवा होती हैं, लेकिन उनमें से एक जो नाभि से गुजरते हुए भी एक्स अक्ष के लंबवत हो, यानी कि परवलय की अक्ष के लंबवत हो, उसे हम कहते हैं नाभि लंब या लेटिस रेक्टम।
नाभिलंब, इन इंग्लिश कहेंगे इसको लेटस रेक्टम। तो ये हो गया, नाभिलंब की भी परिभाषा हमारे पास आ गई। इस परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा और इससे संबंधित विभिन्न बिंदु या रेखाओं के निर्देशांक और इससे संबंधित विभिन्न लंबाई हमें सीधे याद रखनी है। नाभि के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 इस परवलय के लिए, क्योंकि x अक्ष पे होती है और मूल बिंदु से a दूरी पर होती है। नेता जो लाइन है वो मूल बिंदु से a दूरी लेफ्ट साइड में y अक्ष के समांतर रेखा होती है, तो उसका समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, नेता का समीकरण। नाभिलंब, ये जो नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जीवा है L से M तक, ये नाभिलंब कहलाता है और उसकी लंबाई होती है इस परवलय में 4a। और नाभिलंब की लंबाई तो 4a होती है और नाभिलंब क्योंकि एक रेखा है तो उस रेखा का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से a दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाता है x बराबर a। और जो इसकी स्वयं की अक्ष है, अक्ष का समीकरण होगा, क्योंकि अक्ष हम उस रेखा को कहते हैं जिसके सापेक्ष परवलय दोनों ओर सममित हो। तो इस समय जो परवलय की अक्ष है वही x अक्ष है, तो परवलय की अक्ष का समीकरण होगा वो जो x अक्ष का समीकरण होता है, यानी y बराबर 0। तो ये मानक परवलय है और इस मानक परवलय से संबंधित ये सब राशियाँ आपकी पढ़ी हुई भी हैं और इनको हमें आगे की स्टडी के लिए डायरेक्ट याद रखना है। मैं इस पर नहीं गया हूँ कि ये कैसे सिद्ध हुआ या कहाँ से आया ये समीकरण, या ये नाभिलंब की लंबाई 4a कैसे आई, उस पर नहीं गए हैं, वो डायरेक्ट लिखा है। इस परवलय से संबंधित ये सारी बातें याद रखें। इसके बाद दूसरा मानक परवलय हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जहाँ a अभी भी पॉजिटिव है, यानी राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, 4ax के साथ माइनस लग गया। तो इस परवलय में केवल क्या चेंज होगा कि जैसे वो परवलय y अक्ष के राइट साइड में बन रहा था, ये परवलय y अक्ष के लेफ्ट साइड में बन जाएगा और इसकी नाभि यहाँ हो जाएगी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0। इसकी नेता इधर आ जाएगी, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर a। शीर्ष इसका वही रहेगा मूल बिंदु, यानी 0 0। नाभिलंब की लंबाई यहाँ अभी भी 4a रहेगी, लेकिन नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब एक रेखा है, उसका समीकरण हो जाएगा रेखा x बराबर -a। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाले परवलय से संबंधित विभिन्न राशियाँ क्या हो जाएंगी, शीर्ष 0 0, नाभि -a,0, नाभि इधर आ जाएगी। नेता का समीकरण हो जाएगा, नेता इसकी ये है रेखा x बराबर a, प्लस a होगा, ये माइनस a नहीं होगा, x बराबर a। और नाभिलंब की लंबाई तो 4a ही रहेगी, लेकिन नाभिलंब का समीकरण x बराबर -a हो जाएगा, क्योंकि नाभिलंब मूल बिंदु से बाईं तरफ a दूरी पर है। तो ये वाला परवलय है। इसी तरह से इन परवलयों में x की जगह y और y की जगह x कर दें, यानी x और y को एक्सचेंज कर दें, तो जो रोल x अक्ष का है वो y अक्ष का हो जाएगा और जो y अक्ष का है वो x अक्ष का हो जाएगा। तो वो दो परवलय और बन जाएंगे जिनको भी हम मानक परवलय की श्रेणी में ही लेते हैं, और वो दो परवलय ये हैं। एक है x स्क्वायर बराबर 4ay, जहाँ पे a अभी भी पॉजिटिव है, ये परवलय बनेगा x अक्ष के ऊपर की तरफ। इसका शीर्ष होगा मूल बिंदु, इसकी नाभि होगी y अक्ष पर मूल बिंदु से a ऊंचाई पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a। इसकी नेता होगी यहाँ ये वाली रेखा, यानी मूल बिंदु से a दूरी नीचे x अक्ष के समांतर रेखा, तो उसका समीकरण हो जाएगा रेखा y बराबर -a। और इसके नाभिलंब ये होगा L से M तक, उसकी लंबाई अभी भी वही रहेगी 4a, और नाभिलंब एज ए लाइन उसका समीकरण हो जाएगा रेखा y बराबर a। ये वाला परवलय हो जाएगा। और ये वाला परवलय x स्क्वायर बराबर -4ay, या माइनस और आ गया, a अभी भी पॉजिटिव है। ये परवलय बनेगा x अक्ष के नीचे की तरफ। इसका शीर्ष मूल बिंदु ही होगा 0 0, इसकी नाभि यहाँ आ जाएगी y अक्ष पर नीचे की तरफ, मूल बिंदु से a दूरी नीचे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -a। नेता ऊपर चली जाएगी ये, जो कि मूल बिंदु से a हाइट पर x अक्ष के समांतर रेखा है, तो उसका समीकरण हो जाएगा रेखा y बराबर a।
नाभिलंब की लंबाई अभी भी 4a रहेगी और नाभिलंब का समीकरण रेखा y बराबर -a। तो ये चारों परवलयों को मानक परवलय कहते हैं। एक ही फिगर में अगर हम इन चारों परवलयों को बनाएं तो इस तरह का बनेगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और जो परवलय y² = 4ax था वो तो इधर बनेगा, y² = 4ax, और जो परवलय y² = -4ax था वो इधर बनेगा, वैसा का वैसा ही, यही शेप जैसे पलट दी हो, y² = -4ax। और परवलय x² = 4ay ये ऊपर बनेगा, x² = 4ay, और परवलय x² = -4ay ये नीचे बनेगा। ये चारों परवलय एक ही फिगर में दिखाए हैं, और सभी की नाभि, सभी की नेता, सभी के नाभिलंब, सभी की अक्ष, वो सब हमें वही पहले की तरह जो इधर लिखी हुई हैं उस हिसाब से याद रखना है। अक्ष जो हमने मानक परवलय लिया था उसकी अक्ष हमने ली थी वह रेखा जिसके सापेक्ष परवलय दोनों तरफ सिमेट्रिक हो वो अक्ष कहलाती है। तो इस वाले परवलय की अक्ष y बराबर 0 होती है और इस वाले परवलय की अक्ष भी y बराबर 0 ही होगी, वही रेखा x अक्ष ही, यानी y बराबर 0। और ये जो दो परवलय हैं इनकी अक्ष, जैसे इस वाले परवलय की अक्ष होगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये है y अक्ष यानी x बराबर 0, और इस वाले परवलय में भी लाइन ऑफ सिमेट्री यही है y अक्ष, तो इसकी अक्ष होगी y अक्ष, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो ये चार मानक परवलय, इनको तो अच्छी तरह याद कर ही लें। इसके बाद हम आते हैं परवलय से संबंधित और बातों पर। अब हम ज़्यादा फोकस करते हैं इसी परवलय पर जिसका समीकरण होता है y² = 4ax, और इसकी शेप हमें पता ही है कि अक्षों के सापेक्ष ये इस तरह से प्लेस्ड होता है, ये शीर्ष, और इसके दोनों तरफ इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये परवलय है y² = 4ax, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये मूल बिंदु, यहाँ परवलय की नाभि है। अब इस परवलय पर ही कंसंट्रेट करें। एक तो इस परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा किसी दिए गए बिंदु पर। तो जैसे परवलय पर हमने यहाँ पर एक बिंदु दे दिया P, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस बिंदु पर परवलय को स्पर्श करने वाली रेखा इस तरह की होगी, वह रेखा जो परवलय को केवल इस बिंदु पर टच करती है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी इस बिंदु पर, और इस बिंदु से गुजरती हुई और इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, ये लाइन, ये अभिलंब कहलाएगा। किसी भी वक्र के लिए यही होता है, वह रेखा जो उस वक्र को एक बिंदु पर टच करे, स्पर्श करे, वो स्पर्श रेखा कहलाती है, और उसी बिंदु से गुजरती हुई और स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा वो अभिलंब कहलाता है। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण क्या होंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? तो हम अवकलन गणित से जानते हैं कि किसी वक्र जो कि कार्तीय रूप में है उसके अवकल, उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx निकालने, जैसे y² का तो हो जाएगा 2y dy/dx, और 4ax का x के रेस्पेक्ट में अवकलन 4a, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 4a/2y यानी कि 2a/y। तो ये हो जाता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जनरल बिंदु xy पर होगी। अगर हमें x1 y1 पर निकालनी है तो dy/dx का मान बिंदु x1 y1 पर, तो x1 y1 पर आएगा तो y की जगह y1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, और प्रवणता से हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो स्पर्श रेखा तथा अभिलंब यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा को हम कहते हैं टेंजेंट और अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल। तो परवलय y² = 4x के किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m वो हो जाएगी dy/dx का मान उस बिंदु x1 y1 पर जो कि 2a/y1 होता है, जैसा कि अभी मैंने अवकलज द्वारा निकाल के बताया। और स्पर्श रेखा के लंबवत होता है अभिलंब। तो स्पर्श रेखा की जितनी प्रवणता है उसका रिवर्स एंड नेगेटिव
अभिलंब की प्रवणता हो जाती है। तो अभिलंब की प्रवणता एम डैश हो जाएगी -1/m, और m की ये वैल्यू रख देंगे तो -1/m का मान -y/2a हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये जो स्पर्श रेखा है वो P बिंदु से गुजरती है, यानी x1 y1 से गुजरती है, और उसकी प्रवणता m है। तो समीकरण हो जाएगा y - y1 बराबर प्रवणता m इंटू x - x1, m की वैल्यू रख दें 2a/y1, तो समीकरण हो जाएगा y - y1 और m की जगह 2a/y1, x - x1, y1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको रीअरेंज कर देंगे। y1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1y माइनस y1 स्क्वायर बराबर 2ax1 माइनस 2ax माइनस 2ax1। फिर y1 स्क्वायर को इधर ले लिया और फिर y1 स्क्वायर का मान रख दिया है 4ax1। ये कहाँ से रखा है? क्योंकि ये बिंदु P परवलय पर है, और जो बिंदु परवलय पर है वो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो परवलय का जो समीकरण है y² = 4ax, उसमें ये बिंदु के निर्देशांक रख दें, यानी y की जगह y1 और x की जगह x1, तो आ जाएगा y1² = 4ax1। तो यहाँ से हमने इसमें y1 स्क्वायर का मान रख दिया है 4ax1, तो 4ax1 माइनस 2ax1, तो ये हो जाएगा 2ax1, फिर 2a कॉमन भी आ जाएगा। तो ये परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, यानी परवलय के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इसे याद रख लें। इसके बाद अभिलंब का समीकरण, तो उसी बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता अभिलंब की लग जाएगी, क्योंकि अभिलंब भी गुजरता तो P बिंदु से ही है। तो उसका समीकरण होगा y - y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता m डैश इंटू x - x1, और m डैश का जो मान हमने अभी ऊपर ज्ञात किया था -y1/2a वो रख देंगे, तो ये आ जाएगा अभिलंब का समीकरण, परवलय के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। तो ये तो हो गया परवलय के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा और दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। इसके बाद प्रवणता रूप में अगर हमें इस स्पर्श रेखा जो परवलय की है, ये जैसे स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु ज्ञात था, उसकी बजाय यानी स्पर्श बिंदु ज्ञात ना हो, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो। मान लो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो उसे हम कहते हैं प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। तो उसके लिए वो फॉर्मूले यहाँ डायरेक्ट लिख दिए मैंने, प्रूव करके नहीं लिखे हैं। दीर्घवृत्त में हम शायद इनको प्रूव कर लेंगे, लेकिन परवलय में इनको अपने डायरेक्ट लिखा है। तो परवलय y² = 4ax की अगर किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y = mx + a/m। या इसी बात को यहाँ पर हम बढ़ा के ऐसे कह सकते हैं कि रेखा y = mx + c, ये कोई रेखा है, ये परवलय की स्पर्श रेखा कब होगी? जब जो इसका c है वो a/m के बराबर हो। तो ये स्पर्श रेखा होगी, उसका कंडीशन, उसका प्रतिबंध हो जाएगा कि जो इसका c है वो a/m के बराबर हो। ये स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया। तो c की जगह जब a/m होगा तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी m प्रवणता वाली। तो एक दी गई प्रवणता की स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है। इसे इस फॉर्मूले को भी याद रखें। और अगर हमें कोई परवलय का अभिलंब है जिसकी प्रवणता पता है, तो उस अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y = mx - 2am - am³। तो ये स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दिए गई प्रवणता के रूप में, और उससे पहले हमने लिखा था बिंदु पता हो परवलय पर, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राचलिक समीकरण पर। प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ लिया है, तो उसके लिए तो आप पिछला वीडियो देखें कि प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं। परवलय के प्राचलिक समीकरण होते हैं, ये जो परवलय है y² = 4ax, इसके प्राचलिक समीकरण होते हैं x = at², y = 2at, जहाँ t प्राचल हो जाएगा। ये मान इसको संतुष्ट करते हैं, y का मान 2at इसमें रख दें और x का मान at² रख दें, तो ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि x और y के ऐसे कोई भी मान या किसी थर्ड वेरिएबल t के रूप में x और y के ऐसे मान जो उसके कार्टेशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो उस वक्र के प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। तो ये मान सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वक्र के प्राचलिक समीकरण हो गए। तो इस परवलय के ये प्राचलिक समीकरण याद रखने हैं, at² 2at। तो फिर हम परवलय पर कोई बिंदु लें तो उसके प्राचलिक निर्देशांक यही हो जाएंगे, यानी t के प्रत्येक मान के लिए ये जो बिंदु है at² 2at वो इस परवलय पर होगा। यानी इसमें t बराबर कुछ भी रखो, ये बिंदु इस परवलय पर आएगा। जैसे t बराबर मैं 1 ले लूँ तो बिंदु आएगा a2a, ये इस परवलय पर होगा। t का मान मैंने 2 ले लिया तो बिंदु आएगा 4a वो इस परवलय पर होगा। t का मान लो मैंने 10 ले लिया तो बिंदु आएगा 100a और 20a 20a, वो बिंदु भी इस परवलय पर होगा। t का इसमें कुछ भी मान रखो, ये बिंदु जो भी आएगा वो सदैव इस परवलय पर आएगा।
तो ये परवलय पर विद्यमान बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक हैं, और इनको जब ऐसे लिख देंगे तो हम कहेंगे ये इसी परवलय के प्राचलिक समीकरण हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो ये होगा इसके प्राचलिक समीकरण। अब प्राचलिक बिंदु पर स्पर्शरेखा और अभिलंब के भी फॉर्मूले याद रख लें। अगर इस बिंदु पर स्पर्शरेखा लेनी है, जैसे हमने ऊपर ली थी x1 y1 बिंदु पर स्पर्शरेखा, तो उसमें x1 की जगह 80² y1 की जगह 280 रख दें, तो परवलय के इस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ये बनेगा ty बराबर x + 80²। इसको भी याद रख लें परवलय के बारे में। और t प्राचल वाले बिंदु पर यानी कि 80² 280 बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ये होता है y बराबर y + xt - 280 - 80³। तो ये हमने परवलय के बारे में कुछ फॉर्मूले सीधे लिखे हैं, प्रूव करके नहीं लिखे हैं, और इनका सीधे याद रखना ही काफ़ी होगा आपके लिए। वैसे बुक में अगर आप देखेंगे तो प्रिलिमिनरीज में यानी कि प्रारंभिक जो बातें बुक में हैं उसमें ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए भी हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। परवलय के बारे में लगभग जो बातें हमें आनी चाहिए वो हमने इसमें कवर कर ली हैं, और कुछ बातें बचेंगी तो अगले वीडियो में ले लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।